Dear students, you are welcome to my online teaching classes. आज मैं टीचर्स के लिए HTET हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेक्चर 3 लेके आया हूँ. It will be very beneficial for the aspirants of HTET. Let me begin with the first question, right? तो पहला क्वेश्चन 91st क्वेश्चन है, Which of the following books is not written by R.K. Narayana? R.K. नारायणा का नाम सुनते ही आपको मालगुडी डेज याद आ गए होंगे. मालगुडी डेज इनकी स्टोरीज हैं, सीरीज में है. मालगुडी डेज, मालगुडी एक विलेज है या टाउन है, इमेजिनरी टाउन है इनका. तो उससे रिलेटेड वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो जो कहानियाँ बनी इन्होंने लिखी हैं. बड़ी एंटरटेनिंग कहानियाँ होती हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रहन सहन को शो करती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय R.K. नारायण. तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बुक R.K. नारायणा ने नहीं लिखी. ग्रैंड मदर ऑफ टेल्स, माई डेटलेस डायरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द रामायण. आपको सोच के बताना है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे द रामायण है, द रामायण तो आप सोच सकते हो कि ये किसी और ने भी लिखी होंगी. तो आपको ये बताना है कि जो नहीं लिखेगी. तो अगर ये बुक आप अंडरलाइन करो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय की लिखी हुई बुक है. अरुंधति राय अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वो नरेट करती हैं, और ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. लेट्स गो अहेड. 92nd क्वेश्चन इज पिक अप द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइंस इन ए पोएम. पोएट का नाम बताना है आपको कि इन्होंने ये पंक्तियां लिखी. Thousands at his bidding speed and post over land, they also serve who only stand and wait. ये काफ़ी फेमस लाइंस हैं. जब आपने ये पोएम पढ़ी होगी तो वैसे ही ये लर्न हो जानी चाहिए. जो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं, लिटरेचर जिनका शौक है, तो HTET में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कम से कम बेसिक नॉलेज लिटरेचर का होना चाहिए. तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, या ड्राइडन की है, या W.B. यीट्स की है, जॉन मिल्टन की है. रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पोइट हुए, विक्टोरियन इरा में हुए हैं पोइट. ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, ये न्यू क्लासिकल पोइट्री के दौरान, और न्यू क्लासिकल पोइट्री में तो ये महारथी थे, एक किस्म से मास्टर थे. W.B. यीट्स ये मॉडर्न पोइट हैं, 20th सेंचुरी पोइट हैं. जॉन मिल्टन ड्राइडन से पहले हुए. तो आपको आंसर बता देता हूँ, ना तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ना ड्राइडन है, ना W.B. यीट्स हैं. ये जॉन मिल्टन ही इसके पोइट हैं मतलब. और पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. इस पोएम में क्या करते हैं, ये ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य ना पूरा करने में असमर्थ होके पश्चाताप करते हैं. थोड़ा सा भगवान के प्रति वो अपना रोष प्रकट करते हैं. एक्चुअल में 40 ईयर्स में ही ये ब्लाइंड हो गए थे. मिल्टन एक ब्लाइंड पोइट थे 40th ईयर में. और बहुत से इन्होंने रचनाएं, जैसे फेमस हैं इनके पैराडाइज लॉस्ट, इनका फेमस एपिक है. और पैराडाइज रीगेंड भी है इनका, पैराडाइज रीगेंड. बहुत सी पोएम्स हैं. ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो इनकी काफ़ी फेमस पोएम है, राइट. 93rd क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग टू विजिट चंडीगढ़ टुमारो. आपको टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग जिन्हें कहते हैं. तो टैग आरंट वी, आर वी, हैव वी, हैवंट वी. और एक बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन टैग जब भी आपको लगाना होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस की नेचर देखनी होती है. सेंटेंस अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नॉट वाला है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, अफर्मेटिव होगा. इसका मतलब पॉजिटिव होगा तो आरंट वी तो गलत हो गया, नेगेटिव दोनों गलत हो गए. और क्वेश्चन अब आपके पास रहे दो, आर वी या हैव. तो मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट है जिसका टैग बनाना है आपको, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आपका क्वेश्चन टैग बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव तो नहीं होंगे. फर्स्ट और फोर्थ खत्म. बचे हमारे पास आर वी या हैव वी. और दूसरी बात क्वेश्चन टैग की होती है, सेम हेल्पिंग वर्ब आपको लेना होता है. सेम हेल्पिंग वर्ब, अगर आर है तो आर ही होगा, हैव है तो हैव ही होगा. हैव या हैज में से चुनाव भी हो सकता है, सब्जेक्ट को देख के करना होता है. तो यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, तो आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो आप कहोगे आर वी. ये सही है, दिस इज राइट आंसर. तो
क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव ये दो हमने डिलीट किए, इनमें से एक चॉइस की। दूसरी बात मैंने बताई कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेम होना चाहिए, यहाँ आर था तो हैव नहीं आ सकता। आगे बढ़ते, आई विल कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आफ्टर, कॉल अप। चार ऑप्शन आपको फ्रेजल वर्ब के दिए हुए। तो ये I will you this morning and after discussing my problem will go back to Mumbai by the evening flight. I'll call on you, call off you, call after you, call up. तो आपको देखना call on होता है इनवाइट करना, I will call on you this विजिट करने जाना। तो कॉल ऑफ करना होता है मीटिंग कोई ख़त्म करना, ब्रेकअप करना, ये तो नहीं है। कॉल आफ्टर भी नहीं है। कॉल अप टेलीफोन करना, टेलीफोनिकली अगर करना होता है तो दिस मॉर्निंग एंड आफ्टर डिस्कसिंग माय प्रॉब्लम विल गो बैक टू मुंबई बाय द इवनिंग। टेलीफोन करूँगा मॉर्निंग में, ये थोड़ा सा दूर है। तो कॉल ऑन करना थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या अंतर हो सकता है आपको। टू आस्क समवन टू स्पीक और डू समथिंग नाउ, आई विल कॉल अपॉन यू या कॉल ऑन यू। किसी को निमंत्रित करना ये होता है कॉल अपॉन, जैसे स्टेज पे बुला रहे हैं या किसी के घर विजिट करने जाना। तो यहाँ पे कॉल ऑन और कॉल अप से आपको देखना है। कॉल ऑफ टू कैंसल ए मीटिंग और एन एग्रीमेंट, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो आप। कॉल आफ्टर टू गिव द बेबी सेम नेम, जैसे सेम नेम से पुकारना, दादाजी का भी नाम है और बेबी का भी नाम वही रख दिया। ही इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, मतलब सेम नेम सेक है। एक जैसे नाम जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेम सेक। वह मेरे नाम का है, ही इज माई नेम सेक, वन वर्ड है ये नेम सेक। कॉल अप टू मेक ए टेलीफोन कॉल, कॉल अप द डॉक्टर नाउ। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? यहाँ पे कॉल ऑन, आई विल कॉल ऑन यू मीन्स आई एम कमिंग टू मीट यू, कॉल ऑन, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। आपको चार सेंटेंसेस में से ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। वाई नॉट टू डिस्कस द मैटर राइट नाउ, ही मेड हिज फ्रेंड वीप, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज राजत, नन ऑफ देम वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। यहाँ से ले लेते हैं, नन ऑफ देम वाज, नन के साथ वाज टैली कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, द बॉय ये रिलेटिव क्लॉज लगी, हु इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ तक है। और ये जो इज है ये बॉय का वर्ब है, द बॉय इज राजत, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ही मेड हिज फ्रेंड वीप, उसने अपने दोस्त को रुला दिया, ये भी ठीक है। वाई नॉट टू डिस्कस द मैटर राइट नाउ, यहाँ पे वाई नॉट ये टू गलत है। जब भी आप किसी को कहते हैं क्यों ना चाय पी जाए, वाई नॉट हैव ए कप ऑफ टी, क्यों ना चला जाए, वाई नॉट गो नाउ, राइट। तो वाई नॉट इज फॉलोड बाय प्लेन इन्फिनेटिव, why not is followed by plain या bare infinitive, बिना टू का वर्ब आता है, plain या bare infinitive। और भी बहुत से हैं, तो bare infinitive लेते हैं, तब जब उनकी बात आएगी तो मैं आपको डिटेल में उनके बारे में बताऊंगा। नॉन फाइनाइट्स अलग से भी वीडियोस हैं मेरे, उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते। 96th क्वेश्चन इज विच इज नॉट द राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंटरलोक्यूटर, का कौन सा सिनोनिम नहीं है वो बताना आपको। इनमें से चार में से पर्यायवाची नहीं है। सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची सब शब्द ये आएगा। मॉडरेटर, मिस्री, मिडलमैन, प्लॉटर। प्लॉटर तो टोटली गलत है, कॉन्स्पिरेटर होता है जो प्लॉट करता है किसी के खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी साजिश रचता, साजिश रचने वाला कॉन्स्पिरेटर होता है प्लॉटर। मिडलमैन बिचौलिया होता है एक किस्म से, ये कन्वर्सेशन के दौरान कोई किसी डीलिंग चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, तो मिडल मैन उस बात को किस ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, सम पर्सन इज टॉकिंग टू यू, देन ही इज कॉल्ड इंटरलोक्यूटर, तो वो इंटरलोक्यूटर है। मॉडरेटर जो सौदेबाजी बीच में बिचौलिए का काम करे, ये काफ़ी नज़दीक हैं। एमिसरी एनवॉय होता है कोई मैसेंजर वगैरह, संदेश वाहक, ये होता है। इंटरलोक्यूटर आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम सुना होगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट टचेस, उसमें जो व्यक्ति होता है डचर, जो ड्यूक है वो बात कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो मैसेंजर है, एक मिडलमैन है एक किस्म से। इंटरलोक्यूटर उसे कहा गया है। तो बीच में वो सुनता है, रिस्पॉन्सेस वो मुंह से नहीं देता,
अपने एक्सप्रेशन से देता है तो बात चेंज होती रहती है। तो हम इंटरलोक्यूटर मिडलमैन को कह सकते हैं, इनकी डिटेल आपको दिखा देते हैं। मॉडरेटर, मीडिएटर होता है, आर्बिटर भी बोलते हैं, आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं, ब्रोकर, डिप्लोमेट, रेफरी को भी मॉडरेटर का जो बीच में होता है, इधर टीम खेल रही है इधर भी, उनको बीच में रेफरी करता है। जो एमिस्ट्री, एनवॉय, मैसेंजर होता है, एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट। मिडलमैन, इंटरलोक्यूटर हु स्पीक्स टू ए पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर, किसी की तरफ से जो बात करने वाला व्यक्ति है इंटरलोक्यूटर ही होता है। प्लॉटर, स्कीमर, प्लानर, कॉन्स्पिरेटर, कन्नाइवर, कन्नाइव करना, किसी से मेल मिलाप करके साजिश रचने को कन्नाइव करना कहते हैं। नेक्स्ट लेके चलते हैं, विच वाज हेनरी फील्डिंग्स पिकारस नावल। पिकारस नावल कौन सा था? ये ट्रेडिशन था, एक अलग सा नावल था, इसकी डिटेल मैंने खूब लिखी है, आपको डिटेल भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो फिलहाल आप जान लो कि ऑप्शन क्या है। जोसेफ एंड्रयूज, शामिला, एमिलिया, टॉम जोन्स, चारों के चारों नावल ये हेनरी फील्डिंग के लिखे हुए हैं। हेनरी फील्डिंग ये 18वीं सेंचुरी में इन्होंने लिखा है, और सटायर जो व्यंग होते हैं लगभग उस तरह की बातें, जो सोशल सीन था उस वक्त का 18वीं सेंचुरी में, दिखावे का ज़्यादा हो गया था। पॉली और मिस्टेक्स वगैरह जो कि दिखावे, शैम नोशंस, उनके बारे में ज़्यादा हैं, जो मेल प्रैक्टिसेस में फैल चुकी थी सोसाइटी में। तो इनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। जोसेफ एंड्रयूज अबाउट द 18th सेंचुरी पॉलिस एंड वाइसेस, जो 18वीं शताब्दी में जैसे अलेक्जेंडर पोप ने भी लिखा है, ड्राइडन ने भी लिखा खूब, तो वो तो पोइट्री के क्षेत्र में थे। पोप का, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक है, ये 18th सेंचुरी वीमेन के बारे में ही है, उनकी फॉली एंड वाइसेस के बारे में है। और ये इधर हेनरी फील्डिंग वगैरह ये नावल लिख रहे थे, तो पोइट्री का लेवल अलग था, स्ट्रीम अलग है, उनकी अलग है। तो जोसेफ एंड्रयूज ये 18th सेंचुरी फॉली एंड वाइसेस को उजागर करते हैं, ये हेनरी फील्डिंग का ही है। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, टॉम जोन्स भी हेनरी फील्डिंग का है, पब्लिश्ड इन 1749, रिटन बाय हेनरी फील्डिंग इन पिकारस ट्रेडिशन। और यही नावल था जो पिकारस ट्रेडिशन का था, और सैमुअल टेलर कोलरिज ने अप्रिशिएट किया इस नावल को प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए। और इट इज़ अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ टॉम जोन्स, टॉम जोन्स इसके करेक्टर है मेन, उनके एडवेंचर्स के बारे में है। और फाइनली हिज मैरिज विद सोफिया। और शामिला वाज रिटन बाय हेनरी फील्डिंग एज ए पैरोडी ऑफ सैमुअल रिचर्डसन्स नावल पामिला। तो हेनरी फील्डिंग से पहले रिचर्डसन ने एक नावल लिखा था जो पामिला जिसे कहा गया है, तो शामिला ये रिचर्डसन का लिखा हुआ है, रिचर्डसन का, और पामिला की पैरोडी शामिला है, ये हेनरी फील्डिंग ने बाद में लिखी। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस ये है, द ट्रैवलर सेड, यहाँ पे टू मिस है, सेड टू द स्ट्रेंजर, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी नियरेस्ट इन। तो द ट्रैवलर सेड टू द, यहाँ टू लगा लो आप, सेड टू द स्ट्रेंजर। तो जब भी नरेशन का कोई सेंटेंस आए तो आपको ये जो कोमास में कोटेड स्पीच है, ये कोमास वाली, इसमें देखना है कि ये क्वेश्चन है, यस यहाँ क्वेश्चन तो है। अगर ये स्टेटमेंट होती तो अलग रूल बनता, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते अलग रूल होता, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते तो अलग होता, एट वाला होता अलग होता। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नंबर 1 चेंज क्या होती है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलना ही होता है। पहली चेंज तो ये नंबर 1 चेंज होती है। कंजंक्शन के लिए नंबर 2 चेंज होती है, उसको देखना होगा। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब देन यू विल यूज इफ और वेदर, इफ या वेदर यूज करते हो। अगर कंजंक्शन ये जो क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से, तो ये हेल्पिंग वर्ब से है तो इसका मतलब इफ लगेगा, नंबर 2 चेंज इफ लगी। फिर आपको ये सब्जेक्ट है, ये पहले लाओगे, कैन का कुड बना के आगे ले जाओगे। देखते हैं क्या यहाँ सेड द स्ट्रेंजर, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि आस्क्ड आएगा, ये भी आस्क्ड है, ये सेड द स्ट्रेंजर ये भी गलत हो गया। आस्क्ड 2 में आपको चॉइस करनी है, इसमें और इसमें। अब नंबर 1 चेंज तो ठीक है इनकी, अब नंबर 2 चेंज क्या होती है, कंजंक्शन इफ लगेगा, ये भी ठीक है यहाँ पे, और यहाँ भी इसने ठीक कर दिया। ठीक, 2 बातें तो ठीक होगी, सेम है दोनों में। अब
सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है आगे, सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगा। पास्ट टेंस में आप बनाओगे इसके जैसे भी रूल होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिए इसने, जैसे कैन था यहाँ कुड बना दिए और यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगाया। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर सही है, ये गलत हो गया। अब इसमें बचा ही नहीं कुछ, तो यही आपका राइट चॉइस था, डी पार्ट ही इसमें राइट आंसर है। राइट आंसर डी। ओके, आगे चलते हैं। 99th क्वेश्चन इज identify the clause in the given sentence. My mother who is of more than 60 years, my mother who is more than 60 years is coming to meet me. Okay, आपको subordinate clause पहचाननी है। subordinate clause इसमें ये है, who is more than 60 years। नाउन क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है, या नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज है, या डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज होता नहीं। तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं सेंटेंस को, माई मदर हु इज मोर देन 60 years is coming to meet me tomorrow, to meet me tomorrow। आपको जानने थे कि ये नाउन क्लोज है या नहीं है, टेस्ट इसका कर लेते हैं। नाउन क्लोज को चेक अप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी जगह हु सबॉर्डिनेट की जगह समथिंग लगा के देखिए, माई मदर समथिंग इज कमिंग, ये गलत हो गया, मीनिंगफुल नहीं है। या फिर दूसरा फॉर्मूला ये था कि ये जो मेन वर्ब है प्रिंसिपल क्लोज का, इस पे इज कमिंग क्वेश्चन कीजिए व्हाट, क्या आ रही है, इज कमिंग टू मीट मी टुमारो, मुझे मिलने आ रही है, क्या आ रही है, क्या का कौन का तो जवाब होता, क्या नहीं है, तो ये भी गलत है। इट मीन्स नाउन क्लोज तो नहीं है, नाउन क्लोज नहीं है। अब बची हमारे पास नेक्स्ट एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज में क्या होता है, वो क्वालिफाई कर रही होती है वर्ब को, तो वर्ब को तो क्वालिफाई नहीं कर रही है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कब कहाँ क्यों कैसे इस तरह के कंजंक्शन हो, वेयर हो, बिकॉज वाला हो, इस तरह के कंजंक्शन आपको लर्न करने होंगे इनको क्लोजेस को पहचानने के लिए। तीसरे बचे हमारे पास नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज और डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज। अब हु वाली क्लोज है, कंजंक्शन ही आपको एकदम बता रहा है ये हु वाली क्लोज है, ये एडजेक्टिवल क्लोज तो है, मीन्स रिलेटिव क्लोज तो है। और ये जो कोमास बता रहे हैं, जो रिलेटिव क्लोज होती है नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग में क्या होते हैं, कोमा लगते हैं। नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज में कोमा से अलग होती है, ये बिल्कुल पहचान होती है, कोमे लगे होते हैं। जैसे यहाँ है माई मदर कोमा हु इज मोर देन 60 years कोमा इज कमिंग टू मीट मी टुमारो। तो ये दिस इज नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज। अगर ये डिफाइनिंग होती तो कोमा नहीं होते, बस ये पहचान इनकी दोनों की होती, नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। 100th question is excessive love or attachment towards one's mother is expressed by the term। आपने फ्रॉयड और जंग का नाम सुना होगा, ये साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने खूब लिखा इन बातों के बारे में। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो मॉडर्न पोइट्री में यूज होता है, मॉडर्न पोइट्री में, नॉवेल्स में भी यूज हुआ है, 20th सेंचुरी नॉवेल्स में यूज हुआ है। मिसिस डैलोवे, आपने नाम सुना होगा, मिसिस डैलोवे, ये नॉवल है वर्जीनिया डैलोवे, वर्जीनिया वुल्फ का, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज हुई है, वर्जीनिया वुल्फ। टू बी और नॉट टू बी, एक्सेसिव लव और अटैचमेंट के बारे में बताना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं है। टू बी और नॉट टू बी, ये काम करूं या ना करूं, डिलेमा जो होती है, उलझन, ये डिलेमा भी नहीं है। एक्सेसिव लव डिलेमा नहीं होता। डिलेमा ये हैमलेट में यूज किया गया है, टू बी और नॉट टू बी, ये सोलिलोकी है। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है, और उसमें ये सोलिलोकी बिगिन होती है, टू बी और नॉट टू बी, ये काम करूं या ना करूं। एक्चुअली उन्हें अपने अंकल का मर्डर करना है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करना क्या होता है, टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेट, काम को आगे सरकाना, टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेट होता है। तो मौका मिला था हैमलेट को अपने अंकल क्लोडियस को मारने का, उस वक्त वो पूजा कर रहे थे, चर्च में थे। तो हैमलेट एक अच्छा व्यक्ति था, दिल से अच्छा था, तो कहने लगे कि पूजा करते व्यक्ति को नहीं मार। तो इस तरह से ये टू बी और नॉट टू बी, कई मौके मिले, तो वो इसी उलझन में रहे, ये काम करूं या ना। ये मॉडर्न मैन का जो कॉम्प्लेक्स है आजकल, मॉडर्न मैन की जो समस्या है यही है। हम बहुत से लोग ये काम करें या ना करें 100 बार सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं, वक्त आगे निकल जाता है। तो ये डिलेमा वाली स्थिति नहीं है। इडिपस कॉम्प्लेक्स, डैंगलिंग पार्टिसिपल तो बिल्कुल नहीं है। डैंगलिंग पार्टिसिपल यहाँ ले लेते हैं। डैंगलिंग पार्टिसिपल होता है क्या है, पार्टिसिपल आपने देखे होंगे, V1 प्लस ING होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग प्लस V3 ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है।
राइट। अब परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे एग्जांपल तो मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज ये मैं डैंगलिंग की बात कर रहा हूँ। डैंगलिंग इस तरह होता है, लटका हुआ कैसे होता है। थिंकिंग दैट देयर विल बी हॉलीडे टुमारो, a holiday tomorrow, thinking that there will be a holiday tomorrow, all the students started jumping on the benches। इनमें से बताना है कि किसके सिनोनिम हैं ये सारे। एब्डिकेट के हैं, रिजुविनेट के हैं, कॉम्प्लिकेट के हैं, अमिलियोरेट के हैं। आपको बताना है एब्डिकेट ही सही आंसर है, बाकी इनके मीनिंग आपको डिटेल में दे देता हूँ, और भी इनके सिनोनिम हैं, आप नोट कर सकते हो। एब्डिकेट, रिजुविनेट के, कॉम्प्लिकेट के, एमिलियोरेट के। एब्डिकेट का मीनिंग रिलिंक्विश होता है, छोड़ देना कोई चीज़, सेक्रीफाइस करना, रिनाउंस करना। रिजुविनेट, रिवाइटलाइज, इनविगोरेट, रिवाइव करना, किसी में नवजीवन पैदा कर देना, मतलब दोबारा जान डाल देना। कॉम्प्लिकेट, टू मेक एनीथिंग डिफिकल्ट, ऑब्सक्योर बना देना और अधिक मुश्किल करना, कॉम्प्लिकेट करना होता है। अमिलियोरेट होता है किसी को अपग्रेड करना, मॉडर्नाइज करना, रिस्ट्रक्चर करना। तो पहला ऑप्शन ही सही था, एब्डिकेट के ये सारे सिनोनिम थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। When a person is under excessive urge to steal things without any need of them is called what? ये डिसऑर्डर हैं, डिस्पोमेनिया या प्लूटोमेनिया या क्लिनीमेनिया या क्लेप्टोमेनिया। आपने इवांस ट्राइज ओ लेवल, इवांस ट्राइज ओ लेवल, ये 12वीं विस्टास में ये लेसन है, आपने पढ़ा होगा। एंड ही सफर्स फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया, जिसे हम कहते हैं कि चोरी की आदत थी, एक्सेसिव अर्ज ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, क्लेप्टोमेनियक होता है वो। तो इनकी भी जानकारी आप जान लो, डिस्पोमेनिया वगैरह क्या होते हैं आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। डिप्सोमेनिया, ये प्रोनाउंसिएशन है डिप्सोमेनिया, मेनिया नॉट मैनिया। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ड्रिंक अल्कोहल, मतलब एक तीव्र इच्छा जिसमें व्यक्ति अल्कोहल पीता है, बहुत पीता है। प्लूटोमेनिया, एक्सेसिव डिजायर फॉर मनी और रिचेस, अमीर बनने की इच्छा, पैसा बटोरने की जो एक प्रबल इच्छा होती है, एक पागलपन होता है, दैट इज प्लूटोमेनिया। और क्लिनोमेनिया क्या होता है? एक्सेसिव डिजायर टू रिमेन इन बेड, मॉर्बिड स्लीपीनेस, मतलब हर वक्त नींद सी आए रहना और बेड में ही आनंद आता है आदमी को लेट के, तो ये डिसऑर्डर हो जाता है क्लिनोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया आप जान गए, फीलिंग द अर्ज टू स्टील। और एक वर्ड और आता है इसी कैटेगरी का, सिनेमेनिया। ये फिल्म फेस्टिवल का ये नाम है, यूरोपियन कंट्री में होता है किसी में शहर में। तो सिनेमेनिया ये नाम रखा हुआ है उन्होंने फिल्म फेस्टिवल का, क्योंकि क्लिनोमेनिया जैसा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, 107वां क्वेश्चन है, 107th क्वेश्चन। न्यू क्लासिकल पोइट्री had all the following characteristics except one। फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह आए, कार्लाइल वगैरह, इनके साथ ये फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था बहुत बड़ा। तो रोमांटिसिज्म का आगमन हुआ इंग्लैंड में, फ्रेंच आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन रोमांटिसिज्म आई, इंग्लिश पोइट्री में रोमांटिसिज्म आई, जिसमें 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स, आपको नाम जानने चाहिए उनके, 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट हु आर दीज पीपल। पहला विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा एस.टी. कोलरिज, तीसरा कीट्स, जॉन कीट्स, चौथा शैलेट और पांचवा लॉर्ड बायरन। तो ये सारे रोमांटिक पोइट्स थे। रोमांटिक इन द सेंस दे ब्रोक अवे फ्रॉम द न्यू क्लासिकल पोइट्री। 18th सेंचुरी में न्यू क्लासिकल पोइट्री थी, 18th सेंचुरी में। उसमें हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था, जो हीरोइक कपलेट तुकबंदी होती है ना, 2 लाइनें आपस में राइमिंग करती हैं, जाए ताए, इस तरह से, मतलब जॉय टॉय, इस मतलब 2 लाइनें अंत में जो वर्ड होते थे वो राइम करते थे, तो कपलेट में लिखे। हीरोइक कपलेट अलग था, ड्राइडन वगैरह ने खूब यूज किया, इन्होंने न्यू क्लासिकल पोइट्स हुए हैं जो। तो आपको बताना है न्यू क्लासिकल पोइट्री की जो विशेषताएं थी, रीजनिंग थी, उसमें इमोशंस का कोई जगह नहीं थी, और इमेजिनेशन, इमोशन है तो इमेजिनेशन नहीं थे उसमें, और डायडैक्टिक इन नेचर थे वो। डायडैक्टिक का मतलब होता है मॉरल गिविंग। वो कहते हैं कि पोइट्री, द पर्पस ऑफ राइटिंग पोइट्री मस्ट बी डायडैक्टिक, एजुकेटिव होना चाहिए और कुछ ना कुछ नैतिक संदेश देना चाहिए। डायडैक्टिक पोइट्री होती है, मिल्टन की, जॉन मिल्टन वगैरह, और ये ड्राइडन हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गया, एसे ऑन मैन आपने पढ़ा होगा, नो देन दाई सेल्फ वगैरह। तो
डायडेक्टिव पोइट्री है, मैसेज उसमें है। परंतु जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है, मैसेज है उसमें, परंतु डोमिनेट इमेजिनेशन करता है। और डिकोरम भी इन्हीं की न्यू क्लासिकल पोइट्री की विशेषता है। न्यू क्लासिकल पोइट्री हैड ऑल द फॉलोइंग, सिर्फ ये नहीं थी, सेकंड वाली नहीं थी, ये सारी रोमांटिक पोइट्री की विशेषता है। तीनों इनकी न्यू क्लासिकल पोइट्री की विशेषताएं थी। तो मैंने ये बातें डिटेल में अगर कभी वीडियो बनाऊंगा इन पे, न्यू क्लासिकल पोइट्री में क्या क्या विशेषताएं थी, अलग से ये वीडियो बने। और डिकोरम क्या होता है? स्टाइल में, लिटरेरी स्टाइल में, द अप्रोप्रिएट रेंडरिंग ऑफ ए कैरेक्टर, एक्शन, स्पीच और सीन। मतलब जो पोइट डिकोरम मेंटेन करते हैं, उनकी मीटर में लिखना और डिक्शन भी उनका सिलेक्टेड होता था, बड़ा डिकोरम बना के रखना, मतलब जो एक खूबसूरती होती है स्टाइल में, वो बना के रखनी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी प्रोप्राइटी इन इट्स सिंपलेस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज आउटलाइंड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने पोइटिक्स इन्होंने लिखी है, आपका जीके यहाँ बढ़ेगा। पोइटिक्स बुक का नाम है, रिटन बाय अरिस्टोटल, अरस्तु भी कहते हैं इन्हें। अरिस्टोटल की लिखी हुई है पोइटिक्स। इसमें पूरा डिटेल बताया कि पोइट्री लिखना, ड्रामा लिखना, ट्रेजेडी लिखना, उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन तक हम करेंगे। तो ये फेमस लाइंस हैं। हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन हु रोड द अबव लाइन। जॉन कीट्स की तो नहीं है, विलियम शेक्सपियर की नहीं है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी नहीं है। तो किसकी हुई? थॉमस हार्डी की। थॉमस हार्डी ने जितने भी नावल लिखे हैं सारे दुखांत लिखे हैं, दुखों से भरे हुए नावल हैं इनके, थॉमस हार्डी के। तो आगे बढ़ते हैं। 109th क्वेश्चन, यू मस्ट हैव रेड द स्टोरी ऑफ हेयर एंड द टॉर्टोइस। हेयर एंड द टॉर्टोइस की कहानी जरूर सभी बच्चों ने पढ़ी होती है जब स्कूलिंग कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म डिस्क्राइब्स इट। तो कौन सी टेक्निकल टर्म इस कहानी को, हेयर एंड द टॉर्टोइस को डिस्क्राइब करती है? क्या ये कहानी एपिग्राम है, या एलिग्री है, या हाइपरबोल है, या हाइक्यू है? तो हाइक्यू एक शॉर्ट पोएम होती है, जापानीज काइंड की होती है, शॉर्ट पोएम ऑफ जापान, जापान की है एक किस्म से। ये हाइक्यू वहीं डेवलप हुआ है, नाम भी इसी तरह का। हाइपरबोल भी नहीं है। हाइपरबोल होता है जैसे अतिशयोक्ति, एग्जेजरेशन होती है ना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। यहाँ पे अलग से एग्जाम्पल मेरे पास हैं, आपको दूंगा। एलिग्री थोड़ा ये सिंबॉलिक होती है, जिसमें एलिग्री और फेबल, फेबल इनमें काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, एलिग्री में और फेबल में। ये मैं नीचे दूँ आपको। एपिग्राम क्या होता है सारा बता। तो एपिग्राम एक शॉर्ट पोएम होती है या फ्रेज होती है, वो आइडिया एक्सप्रेस करती है इन ए वेरी क्लेवर और अम्यूजिंग वे। अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस इट्स थॉट इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग मैनर। सूक्ति जिसे हिंदी में कहते हैं। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन। तो ये लाइन एपिग्राम है, फुल ऑफ मीनिंग होती है, अम्यूजिंग होता है और विटी होती है उसमें, और एक कोटेबल कोट बन जाती है एपिग्राम। नो वन इज कम्प्लीटली अनहैप्पी एट द फेल्योर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह की ये बन जाती है स्टेटमेंट, कोटेबल कोट्स हो जाती है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। एपिग्राम हो चुके हैं। फेबल, फेबल इंटेंट टू प्रीच। फेबल का मकसद, इंटेंशन क्या होता है? प्रीच करना, प्रचार करना। सम मोरल लेसन थ्रू सम स्टोरीज इन विच कैरेक्टर्स आर यूज्ड विद सिंबॉलिकल मीनिंग। कैरेक्टर सिंबॉलिकल मीनिंग में होते हैं, जैसे द सन एंड द विंड। हालांकि ये फेबल और एलेग्री लगभग एक जैसे लगते हैं इस मामले में। एलेग्री कन्वे सम ब्रॉडर मीनिंग्स, दे डू नॉट मियरली फोकस ऑन मॉरल लेसन। एलेग्री में एकमात्र मॉरल लेसन नहीं होता, उससे भी बढ़ के होता है। फेबल में सिर्फ मॉरल लेसन होता है, बट दे में ऑल्सो कन्वे टू द रीडर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी शो करती हैं फेबल्स। एलिग्री ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, स्पिरिचुअल मैसेजेस। तो एलिग्री हम कहेंगे वहां पे, क्योंकि ऑप्शन ही एलिग्री का था। फेबल होती तो फेबल, थर्स्टी क्रो वगैरह हो गए, ये मॉरल गिविंग लेसन तो हैं, फेबल बन जाती। तो एलिग्री और फेबल में बहुत कम अंतर होता है। हाइपरबल, हाइपरबोल नहीं है, दिस इज हाइपरबल। A figure of speech that is an intentional exaggeration or emphasis of a comic effect। मतलब एग्जेजरेशन तो है, और एग्जेजरेशन इतनी है कि जिसमें थोड़ा कॉमिक इफेक्ट डाले।
बढ़ा चढ़ा के स्पीच में ये एग्जाम्पल दिए मैंने, देखो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ। शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, वो इतनी बूढ़ी है जितनी पहाड़ियां। आई वॉक्ड ए मिलियन माइल्स टू गेट हियर, मिलियन माइल्स में चला हूँ यहाँ आने के लिए, सदियों का सफर किया है तुम तक पहुंचने के लिए, जैसे कह देते हैं। शी कैन हियर ए पिन ड्रॉप ए माइल अवे, अगर 1 मील दूर एक पिन भी गिरती है तो उसको भी सुनाई देते, सुन जाता है। He died of embarrassment, कि वो शर्मिंदगी से मर गया। तो ये बढ़ा चढ़ा के, इज एज स्किनी एज ए टूथपिक, टूथपिक की तरह वो पतला है। शी इज एज टॉल एज ए बीन पोल, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कैट्स एंड डॉग्स जिस तरह से लड़ाई करते हैं तो उस तरह की बारिश हो रही है, मतलब धुआंधार बारिश को कहते हैं। तो हाइक्यू रह गया था, शॉर्ट जापानीज पोएम ऑफ 17 सिलेबल की होती है, छोटी पोएम होती है हाइक्यू। और आखिरी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये +2 में रीने रिच की पोएम है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जब वो सीधा कर रही थी अपने क्रोशिए से, ये उसका प्रेम है, इसमें ये कपड़ा है जिसमें वो टाइगर बना रही है और क्रोशिए से धागे को खींचती है सुई के साथ, क्रोशिए के साथ। कभी कहता है कि उसके फिंगर्स फ्लटर कर रही है, मतलब कांप रही हैं, थ्रू हर वुल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनको खींचने में असमर्थ है। तो क्या शो करते हैं? कमजोरी। तो आपको ये बताना है ये एसोनेंस है, ऑक्सीमोरॉन है, अलिटरेशन है या पैराडॉक्स है। एसोनेंस क्या होता है? वाउल साउंड्स आर रिपीटेड इन सम वर्ड्स, कुछ शब्दों में वाउल साउंड रिपीट की जाती है एसोनेंस में। That may be placed near to each other or at some distance. The repetition of the vowel sounds creates some music to the ears. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, She seems to beam rays of sunshine with her eyes of green. Beam और green, यहाँ पे ये एसोनेंस है। ये वाउल साउंड डोमिनेंट है यहाँ पे, ई साउंड, बीम और ग्रीन, राइट। तो ये एसोनेंस का एग्जाम्पल था। और हाइकू हो चुका है। ऑक्सीमोरॉन में अपोजिट थॉट्स होते हैं। अ फ्रेज दैट कंबाइंस 2 वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड्स होते हैं अपोजिट इन मीनिंग, जैसे डेफनिंग साइलेंस, सन्नाटा इतना कि बहरा कर दे, मतलब सन्नाटा बहरा थोड़ी करेगा। एक्यूरेट एस्टिमेट अलोन टुगेदर, ऑफुल गुड, बिटर स्वीट, क्लाइम डाउन, क्लोज डिस्टेंस, टेरिबली ब्यूटीफुल, इस तरह से इसके एग्जाम्पल है। अलिटरेशन is created when a group of similar consonant sounds placed in a row. Alliteration और assonance, assonance में vowel sounds होती हैं, alliteration में क्या होता है? consonant sounds होती हैं। और onomatopoeia क्या होता है? basically the words creating sound similar to the noise, जैसा hiss है, जैसी आवाज पैदा करेगा उसी तरह का वर्ड है। hissing sound, साई साई की। thud, bang, bomb, मतलब जैसा वर्ड है उसी तरह की आवाज निकलती है। थडिंग साउंड, बैंग, हिस, तो ये क्या है? ओनोमेटोपिया। सिमिलर साउंड होती है, वर्ड भी वैसा ही है और साउंड भी वैसे ही क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये हमारे लेक्चर आज का ये 3rd असाइनमेंट हमारी खत्म हो गई। दिस वाज द 3rd लेक्चर। 4th लेक्चर लेके मैं फिर आऊँगा एचटेट के एस्पायरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे क्वेश्चन थे 91 से लेके हमने 110 तक किए, ये आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और डिटेल मैंने खूब दी आपको। इस वजह से ये सेशन हमारा हो गया 55 मिनट्स का लंबा सेशन हुआ। सिर्फ हमने 91 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 55 मिनट्स में हमने कितना एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक, लाइव सेशन तक, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।